स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्क्रीमिंग स्टोरीज में। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। काली चुड़ैल और सांप की लड़ाई। वरुण प्रियंका को निकालने के लिए चारों तरफ नजर घुमा चुका था और अब बस रसोई में काम कर रहे लोगों के काली चुड़ैल और सांप की लड़ाई। वरुण प्रियंका को निकालने के लिए चारों तरफ नजर घुमा चुका था और अब बस रसोई में काम कर रहे लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। लगभग 9:30 के करीब ये लोग भी वहां से निकल जाते हैं और हवेली के पीछे वाले दरवाजे से जिससे वरुण अंदर आया था उसे बंद कर देते हैं। वरुण, मुझे इसी बात का डर था। ये लोग चाहते हुए इस दरवाजे को बंद करते जाएंगे। अब मुझे पहले इस दरवाजे को खोलना होगा और इसके लिए पहले मुझे बाहर निकलना होगा। पर अब बाहर कहां से निकलूं? शायद रसोई से बाहर निकला जा सकता। वरुण तेजी से गैलरी में आगे बढ़कर बराबर में बनी रसोई में जाता है। वहां से उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। वो फिर रसोई में बनी चिमनी के पास पहुंचता है। अब तो यही एक रास्ता है और ये चिमनी तकरीबन 3 मंजिला ऊपर जाएगी, क्योंकि ये हवेली 3 मंजिल है और फिर छत से मुझे दोबारा नीचे उतरना पड़ेगा। अब ये रिस्क तो है, लेकिन ये रिस्क मुझे लेना पड़ेगा। वो तेजी से चिमनी के अंदर घुस जाता है और उस पर अपने हाथ जमाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो ऊपर सरकता जाता है और लगभग 20 मिनट की भरपूर मेहनत के बाद वो छत पर निकल आया था। पर चलो, ये काम तो पूरा हुआ और तेजी से चलकर हवेली की छत के किनारे पर आता है। मेरे बैग में तो अब रस्सी भी नहीं है, वरना मैं आसानी से उतर जाता। अब तो मुझे ऐसे ही उतरना पड़ेगा और थोड़ा सा भी हाथ और पैर फिसल गए तो टूट जाएंगे। पर अब कर भी क्या सकते हैं। वरुण नीचे लटकता है और नीचे बने छज्जे पर पैर टिकाने की कोशिश करता है, पर वो तकरीबन 1 फुट नीचे था। वरुण धीरे से अपना हाथ छोड़ देता है और छज्जे पर आ खड़ा होता है। वरुण, चलो, इतना नीचे तो आया, अब यहां से तो मैं आसानी से उतर ही जाऊंगा। वो फिर से छज्जे पर लटक कर नीचे एक पैर खिड़की पर टिकाता है और फिर उस खिड़की के किनारे को पकड़कर उससे नीचे वाले छज्जे पर जंप कर जाता है। अगले 5-7 मिनट में ही वो फिर से उसी दरवाजे के पास जंप कर चुका था और जल्दी से अपने बैग से उसने तार निकाल लिया था, जो कुछ ही सेकंडों बाद दरवाजे का ताला खोल चुका था। वरुण धीरे से दरवाजा खोलकर तेजी से अंदर बढ़ जाता है, फिर नीचे जाने वाले दरवाजे को भी खोलता है और बहुत तेजी से प्रियंका के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। वरुण, मुझे बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। इतनी जल्दी हो सकता है यहां से निकलना होगा। और वो दरवाजे के ऊपर लगे बल्ब के बटन को दबाता है और फिर जैसे ही दरवाजे में सिर झुकाकर अंदर घुसता है, उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। आंखें पथरा जाती हैं, क्योंकि उसके जूते के नीचे खोपड़ी के मांस के टुकड़े आ गए थे। कमरे में सिर्फ खून ही खून बिखरा पड़ा था। सामने प्रियंका चुपचाप बैठी हुई थी। उसे होश आ चुका था और अपने बिना सिर के बच्चे को उसने अपनी गोद में लिटा रखा था। वरुण की समझ में आ गया था कि ठाकुर अनिरुद्ध यहां क्या कहर ठाकर गया है। उसकी आंखें क्रोध से लाल होने लगी थी और उसने वहीं दीवार पर मुक्के बरसा दिए थे। वरुण लंबी लंबी सांसें ले रहा था। फिर तेजी से, प्रियंका संभालो अपने आप को, चलो यहां से। प्रियंका तो जैसे उसकी आवाज सुन ही नहीं रही थी। उसने उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया था। वरुण उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो वरुण को धक्का दे देती है। वरुण एक तरफ को गिरता है। प्रियंका, चले जाओ यहां से। मैं अब तब यहां से बाहर जाऊंगी जब मैं शैतान का खात्मा कर दूंगी। तुम यहां से चले जाओ। और फिर तेज आवाज में चिल्लाती है। वरुण उसकी मनोदशा देखकर समझ जाता है कि इसे यहां से ले जाना बेहद मुश्किल है। वरुण, मुझे यहां से निकल जाना होगा, वरना मैं भी फंस सकता हूं। मैं कुछ समय बाद आकर प्रियंका को यहां से ले जाऊंगा। और वो तेजी से बाहर निकलता है, वहां की लाइट और दरवाजा बंद करता है और फिर जैसे आया था वैसे ही बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ ठाकुर अनिरुद्ध, गुरुदेव, मैंने आपके कहने पर प्रियंका के नवजात बच्चे को 7 बार घुमाकर जमीन पर पटक दिया। अब तो मेरे ऊपर से काल का योग हट जाएगा या नहीं? गुरुदेव जमन,
चलो, अब हमें हवन शुरू करना है, तभी इसका पूरा फल मिलेगा, क्योंकि आज का दिन बेहद जरूरी है। और उसे लेकर तांत्रिक हवन कक्ष की तरफ बढ़ जाता है। कुछ समय पश्चात तांत्रिक जमन, अनिरुद्ध, हवन कुंड में तुम एक एक करके अपनी 5 उंगलियों का रक्त डालो। ठाकुर अनिरुद्ध, जी गुरुदेव। और अपने कमर में से चाकू निकालकर एक एक उंगली में अपना चीरा लगाता है और उन सब का रक्त हवन वेदी में डाल देता है। कमरे में कई तरह की आवाज गूंजने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई बुरी आत्माएं वहां घूम रही हो। तांत्रिक जमन लगातार अपने मंत्रों का उच्चारण तेज करता जा रहा था। दूसरी तरफ इस वक्त वरुण फिर से खेतों के रास्ते अपने कार की तरफ बढ़ रहा था और तभी उसके सामने वही तांत्रिक मदन का राख से बना शरीर प्रकट हो जाता। वरुण, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते हो, मैं जानता हूं। और तेजी से आगे बढ़ जाता है। तांत्रिक मदन उसके इर्द गिर्द घूम रहा था, पर उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वरुण के शरीर में इस वक्त देवी शक्ति चिन्ह भरे पड़े थे। वो झाड़ियों के पास खड़ी अपनी गाड़ी में आकर बैठ चुका था और गाड़ी को लेकर गांव की कच्ची सड़क पर आ गया था। वरुण, चलो, इन सब से तो पीछा छूटा और तेजी से आगे बढ़ जाता है। पर तभी एक मोड़ पर मुड़ते ही उसे रुक जाना पड़ता है। आगे कई आवारा कुत्ते सड़क पर खड़े थे। वरुण के कार को देखकर बिल्कुल भी रास्ते से हटे नहीं थे। कार की रोशनी से उनकी आंखें बिजली के बल्ब की तरह चमक रही थी और उनके भौंकने की आवाज हद से ज्यादा तेज होती जा रही थी। वरुण, इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे, मुझे यहां से निकलना ही होगा। और वो गाड़ी के एक्सीलरेटर को बेहद तेज गति से दबाता है और कार को लहराते हुए आजू बाजू से निकाल ले जाता है। भौंकते हुए कुत्ते उसकी कार के पीछे भागने लगे थे और वरुण की कार कच्चे रास्ते पर भी बेहद तेज स्पीड से भाग रही थी। उसे तेज झटके लग रहे थे, पर फिर भी उसने स्पीड बिल्कुल कम नहीं की। इसी भाग दौड़ में वरुण की कार गांव का बॉर्डर पार कर गई और शक्ति के घर की तरफ बढ़ चली थी। वरुण बड़े आराम से गाड़ी चला रहा था। हाईवे पर इक्का दुक्का वाहन आ रहे थे और धुंध में उनका प्रकाश इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वरुण, अब घर जाकर मैं बिरजू को क्या बताऊंगा? क्या उससे कह दूं कि तुम्हारी बहन के बच्चे को मार दिया गया, तुम्हारी बहन को मैं नहीं ला पाया? या फिर उसे अभी सच्चाई से अवगत न कराऊं और बाद में सही समय आने पर उसे सब बता दूं? यही सही रहेगा, वरना वो आवेश में आकर अभी ठाकुर अनिरुद्ध के यहां हमला कर देगा और उसकी यह हरकत उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मुझे संयम से काम लेना होगा। इधर वरुण परेशान था कि प्रियंका के मिल जाने के बाद भी वो उसे ला नहीं पाया। और दूसरी तरफ रीमा इस वक्त अपने बेड पर बेहद गुस्से में बैठी थी। सरपंच कालीचरण एक तरफ कुर्सी पर बैठे थे। रीमा, तो तुम्हारा यही आखिरी फैसला है कि तुम आज तांत्रिक क्रियाएं चालू नहीं करोगे? तुम जानते हो ना कि हमारी 1 महीने की मेहनत पानी में मिल जाएगी अगर हमने आखिरी बचे ये 7 दिन तांत्रिक हवन नहीं किया तो। सरपंच कालीचरण एकदम खींचते हुए, हाँ, मुझे भी सब बात मालूम है। मैं भी जानता हूं कि हमारे ये हवन ना करने से कितना बड़ा नुकसान होगा, पर ये सब तुम्हारी ही बेवकूफी की वजह से हुआ। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी उन 2 आदमियों को जान से मारने की? अब ठाकुर साहब ने अपने 2 आदमियों की मौत का बदला हमसे ऐसे ले लिया है। उसने साफ बोल दिया कि अगर मैंने 7 दिन तक कोई भी तांत्रिक अनुष्ठान किया तो वो हमें जिंदा जला देंगे। और तुम जानती नहीं हो ठाकुर साहब को, उसके आदमी बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं, कब हम कोई गलत काम करें और वो हमें आग के हवाले करके जश्न मनाए। रीमा, देखो, तुम इतना डर कर मत रहो। हमारे कुत्ते बाहर खड़े, कोई भी ठाकुर का आदमी अंदर नहीं आ सकता। अगर उन्होंने अंदर आने की कोशिश की तो अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होंगे। तुम चलो और अपना काम शुरू करो। सरपंच कालीचरण, देखो, तुम अपना हाथ छोड़ दो। तांत्रिक हवन हमारी इस जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अरे अगले महीने शुरू कर देंगे, तब पूरा कर लेंगे। रीमा, देखो, तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बेहिसाब दौलत के दर्शन करवाऊंगा, जो तुमने अभी तक नहीं करवाए। ऊपर से तुम अब ये हवन भी बंद कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। मैं 1 महीना और इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हें उस दौलत तक मुझे ले जाने का रास्ता दिखाना ही होगा। सरपंच कालीचरण बेहद प्यार से, देखो, हर काम आराम से होता है, हट मत करो।
हमारी थोड़ी सी भी जल्दबाजी हमारा ही नुकसान करेगी और हम संभाल नहीं पाएंगे। रीमा, अच्छा तो इसका मतलब यह है कि तुम ठाकुर साहब से बेहद डरते हो। तो तुमसे शादी करने से अच्छा था मैं ठाकुर अनिरुद्ध को ही प्रेम निवेदन कर दी। उस दिन पार्टी में वो भी तो आए हुए थे, मैंने उन्हें देखा था। सरपंच कालीचरण, मैं किसी से नहीं डरता और एक बार बस मेरा यह हवन पूरा हो जाए, उसके बाद इस ठाकुर अनिरुद्ध को तो मैं मिट्टी में मिला दूंगा। रीमा, तभी तो कह रही हूं कि चलो और अपने काम पर लग जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं। सरपंच कालीचरण कुछ सोचता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो और बीच में बिल्कुल मत बोलना। रीमा, पर तुम फिर फालतू की बात बोलोगे तो मैं जरूर बोलूंगी। अगर काम की बात होगी तो सिर्फ सुनूंगी। सरपंच कालीचरण कुर्सी से उठकर बेड पर उसके पास आकर बैठ जाते हैं और बड़े धीरे से, मेरी बात ध्यान से सुनो। रीमा ध्यान लगाकर उसके चेहरे की तरफ देखती है कि आखिर ऐसी कौन सी राज की बात है जिसे उसके पतिदेव इतनी आराम से बता रहे हैं। सरपंच कालीचरण, आज दिन में जब हम बगीचे वाली सुरंग में खुदाई कर रहे थे तो मैंने वहां एक साया देखा। रीमा, साया? कैसा साया? सरपंच कालीचरण मुंह बनाते हुए, अरे तुम सुनो तो सही। दरअसल मैंने जो साया देखा उसे देखकर मुझे आभास हुआ वो एक शक्तिशाली चुड़ैल का है और अब हम उसे अपने काबू में करेंगे। अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर तुम देखना, हमारी आधी परेशानी तो वही दूर कर देगी। जो आधी परेशानियां बचेंगी उन्हें हम खुद दूर कर लेंगे। रीमा उसकी बात सुनकर, क्या वहां चुड़ैल है? पहले तो हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया, तो अब ये चुड़ैल कहां से आ गई? कहीं तो मैं कोई धोखा तो नहीं हुआ? सरपंच, अरे बिल्कुल नहीं, उसने तो मेरे सिर पर रखी पगड़ी को भी गिरा दिया था। रीमा, क्या उसने आप पर हमला भी किया? सरपंच, हां, तभी तो मुझे एहसास हुआ कि वो बेहद शक्तिशाली चुड़ैल की आत्मा है। रीमा, फिर तो हमें उस पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, कहीं वो यहां से भाग नहीं जाए। सरपंच कालीचरण, वो यहां से नहीं भागेगी, क्योंकि अगर उसे भागना होता तो वो हमें डराने का प्रयास नहीं करती। रीमा, तो फिर अब हम क्या करें? सरपंच, कुछ नहीं करना, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं शांति से बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारी 1 महीने की तांत्रिक विद्या बेकार चली जाए। बस एक बार ये चुड़ैल हमारे हाथ लग जाए तो उसके बाद सब हिसाब किताब पूरा कर लिया जाएगा। रीमा, तो ये बात आपको मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, बेवजह मैं इतनी देर से शोर मचा रही थी। और हां, बाहर खड़े ठाकुर के आदमियों को भी बोल दो आराम से सो जाएं। सरपंच कालीचरण खुश होते हुए, ठीक है, मैं उन्हें भी बोल देता हूं। और वो उठकर बाहर जाता है और अपने घर के आसपास खड़े गुंडों को आराम करने की सलाह देता है। गुंडे, नहीं हम ठीक हैं, आप लोग आराम से सोइए। सरपंच, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने तो तुम्हें ठाकुर साहब का आदमी समझकर पेश कर दी थी। चलो ठीक है, गुड नाइट। इधर ये सोने की तैयारी कर रहे थे और उधर बगीचे में नजर आने वाला विशैला काला सर्प इस वक्त एक छोटे से छेद से सुरंग के अंदर दाखिल हो रहा था और सुरंग के अंदर चुड़ैल इधर से उधर भागती हुई नाच रही थी और अपनी ही आवाज में कुछ गाना गा रही थी। काला सांप उस सुरंग के अंदर उस चुड़ैल को ऐसे इधर उधर भागता देख, जा चुड़ैल, तू यहां क्या कर रही है? कहां से आई तू इसके अंदर? जैसे आई है वैसे ही यहां से निकल जा, वरना। चुड़ैल, सांप महाराज आए हैं मुझे यहां से निकालने। अब ये मेरा घर है, मैं यहां जो मर्जी करूं, जो मेरा दिल करेगा। और बड़ी जोर से हंसती है। वो फिर से चारों तरफ घूमती हुई, तुम यहां से कहीं और चले जाओ। काला सांप की आंखें किसी मणि की तरह चमकने लगती है और पूरी सुरंग में तेज उजाला फैल जाता है, जिसके प्रकाश चुड़ैल को अजीब सा महसूस होने लगता है और वो गुस्से से दिल मिला उठती है। चुड़ैल, बंद कर अपनी इन आंखों को, वरना मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। जितनी जल्दी हो सकता है यहां से भाग जा, वरना तेरी जिंदगी का यही आखिरी क्षण होगा। काला सांप उसकी बात को अनसुना करता है और उसकी तरफ बढ़ता है।
चुड़ैल की आत्मा को और भी ज्यादा दर्द और तड़प का अनुभव होता है और वो तेजी से सुरंग की एक दीवार में समाकर वहां से गायब हो जाती है और फिर सांप के पीछे वाली दीवार पर नजर आने लगती है। चुड़ैल अपनी आंखों से कुछ रोशनी उस सांप पर छोड़ती है। सांप उसके प्रहार से दूर दीवार से जा टकराया था और वो फिर से उसकी तरफ बढ़ता है। चुड़ैल फिर से दीवार के अंदर चली जाती है और छत पर दिखने लगती है और सांप पर फिर से हमला करती है। सांप इस बार से थोड़ा सा घायल हो जाता है। चुड़ैल बड़ी तेज चीख मारने लगती है। सांप अपने अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस करता है और रेंगते हुए तेजी से सुरंग से बाहर की तरफ भागता है। चुड़ैल बड़ी जोर से हंसती है। बड़ा आया था मुझसे टकराने, अब देखो कैसे भाग रहा है। और वो भी उसके पीछे भागती है और उसे बहुत ज्यादा परेशान करती है। अपनी जान बचाते हुए सांप बिल में घुस जाता है और सुरंग से बाहर निकल जाता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे ऊपर बगीचे में निकल आई। अभी वो थोड़ा सा आगे बढ़ी थी कि उसे जोर का झटका लगता है और वो पीछे जा गिरती है। सांप उसे रुककर देखने लगता है। उसकी आंखें अभी भी चमक रही थी। चुड़ैल तड़पती हुई वापस खड़ी हो जाती है। आज तो तू बचकर भाग गया, पर अगली बार इस सुरंग के अंदर आया तो यहीं मार कर दरवाजे पर लटका दूंगी। बात आ गई तेरी समझ में? सांप उसकी तरफ देखकर, अगर तुझ में हिम्मत है तो बाहर आ और मेरा मुकाबला कर। वहां खड़ी होकर क्या चिल्ला रही है? चुड़ैल उसकी बात सुनकर अपना आपा खोने लगती है और फिर से आगे बढ़कर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर वो फिर से एक अदृश्य दीवार से टकराकर बहुत बुरी तरह से गिरती है और फिर अपने आप को संभालती है। सांप फुफकारने लगता है। लगता है किसी ने तुझे सुरंग के अंदर कैद कर दिया है और तेरी इतनी भी औकात नहीं कि तू इस सुरंग से बाहर आ सके। और चलिए मुझसे लड़ने। मुझे देख, मैं कहीं भी चला जाता हूं। किसी की भी ताकत मुझे रोक नहीं पाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा तंत्र मंत्र क्यों ना जानता हो। और तू बिल्कुल कमजोर। किसी ने तुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया और तू अब अपने आप को यहां की महारानी समझने लगी। तू महारानी नहीं, कैदी है, कैदी। आ गई तेरी बात समझ में? चुड़ैल उसकी बात सुनकर अपना आपा खो देती है। तूने मुझे कैदी कहा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और ये मेरा घर है, मुझे मिला है, और इस घर के अंदर अगर अब तूने घुसने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। सांप, तेरे घर के अंदर तो बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। तेरे अंदर हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखा। मुझे तो नहीं लगता कि तूने रोक पाएगी। चुड़ैल अपनी आंखों से रोशनी की चिंगारियां बरसाने लगती है और उसकी चीख से पूरा बगीचा हिल उठता है। उसके इस तरह चीखने चिल्लाने से सरपंच के घर के आसपास निगरानी कर रहे ठाकुर अनिरुद्ध के आदमियों को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी और वो डर कर बेहद कांपने लगे थे। गुंडा, ये कौन चीख रहा है? कहीं इस सरपंच ने चोरी छुपे तांत्रिक हवन तो शुरू नहीं कर दिया? दूसरा गुंडा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमें फौरन आगे गेट पर खड़े कालिया को इसके बारे में बताना होगा। पर यह आवाज तो कालिया तक भी पहुंच गई थी और वो भी हैरान था। कालिया, यह आवाज तो किसी काली चुड़ैल की है, और ऐसी आवाज इस सरपंच के बगीचे की तरफ से कैसे आ रही है? काली चुड़ैल तो बेहद शक्तिशाली होती है। तो क्या सरपंच के बगीचे में काली चुड़ैल है? गुंडा, कालिया भाई, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वाकई में कुछ तो है। कालिया, हमें इसके बारे में जानकारी ठाकुर साहब को देनी होगी, क्योंकि अगर इसके बगीचे से इतनी भयानक चीखने की आवाज आ रही है तो इसका मतलब साफ है, सरपंच कालीचरण ने बहुत बड़ी शक्ति को अपने वश में कर रखा है। तभी इसके यहां के कुत्ते भी इतने खतरनाक हो चुके हैं। गुंडा, पर कालिया भाई, अब तो सब कुछ शांत हो गया है। अब तो कोई चीखने की आवाज नहीं आ रही। कहीं कोई अतृप्त आत्मा तो इधर से उधर नहीं भटक रही थी? ऐसा भी हो सकता है। तो आज का एपिसोड होता है यहीं ख़त्म। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।